Hi students, welcome to the part 3 of the mock test paper. mock test paper CA फाइनल लॉ के लिए मई 2023 के लिए। इससे पहले हमने केस स्टडी एंड कंपनीज एक्ट के क्वेश्चंस की डिस्कशन करी थी। आज हम इकोनॉमिक लॉज के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न जो हमारे सामने है ये है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। तो कहता है, ड्यूरिंग द ऑनगोइंग केस ऑफ चिरंतन दत्ता अंडर PMLA, द डायरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन उसे मिलती है कि मिस्टर चिरंतन जो है उनके पास US डॉलर्स हैं विच वर ब्रॉट इनटू इंडिया बाय हिम बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब लिमिट विदाउट एनी डिक्लेरेशन टू द कस्टम अथॉरिटीज। डायरेक्टर ने अपना ओपिनियन बनाया कि फेमा एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया है मिस्टर चिरंतन ने, और अब आपसे पूछा गया रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए डायरेक्टर की ऐसी स्थिति में। मतलब PMLA के डायरेक्टर की क्या ड्यूटीज हैं ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 66 के ऊपर, जो कि ये कहता है कि जो डायरेक्टर है या कोई भी और अथॉरिटी जो उसके बिहाफ पे है, तो उसकी एक जिम्मेवारी ये बनती है किसी भी ऑफिसर को, अथॉरिटी को, बॉडी को, जो भी कोई परफॉर्म करे फंक्शंस अंडर एनी लॉ, किससे रिलेटेड, विद रिगार्ड टू, चाहे वो इम्पोजिशन ऑफ टैक्स हो, ड्यूटी या सेस हो, या डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज हो, या प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन ड्रग्स वगैरह कह लीजिए उसमें हो। और नंबर 2, कोई भी और ऑफिसर, अथॉरिटी या बॉडी जो कोई भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा अंडर एनी लॉ एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में, इफ इट इज इन देयर ओपिनियन इट इज नेसेसरी कि पब्लिक इंटरेस्ट में, कि वो नोटिफाई करेंगे ऑफिशियल गैजेट पे इस बिहाफ पे कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह डायरेक्टर या ऐसी अथॉरिटी को मिली है इन डिस्चार्ज ऑफ या परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस, तो जो उन्हें लगता है कि नेसेसरी है उस किसी और लॉ के अंतर्गत कि भैया कि ये इंफॉर्मेशन उस लॉ के द्वारा प्रोवाइड की जाए, तो इसलिए जो भी ये डायरेक्टर वगैरह है इनके पास जो भी इंफॉर्मेशन या मटेरियल इन पोजीशन आती है जो इन्हें लगता है कि किसी भी लॉ का फॉर द टाइम इन बीइंग कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, तो ये डायरेक्टर या अथॉरिटी क्या करेंगे, वो इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे किसी भी उस लॉ से रिलेटेड कंसर्न्ड एजेंसी के साथ। तो ये थी आपकी यहां पे सेक्शन 66 की ड्यूटीज के आपने शेयर करना है। अगला प्रश्न भी PMLA पे है। कहता है LMR लिमिटेड एक बैंकिंग कंपनी है, उनकी रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन पॉलिसी है जो कि प्रोवाइड ये करती है कि मेंटेन करने हैं डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियल ओनर 5 साल के लिए आफ्टर द अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड। तो अब आपसे पूछा गया है whether record preservation policy of the company has fulfilled its obligations under the PMLA Act। देखिए, सेक्शन 12 हम इसके ऊपर पढ़ते हैं कि जहां कुछ ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशन है किसकी, बैंकिंग कंपनी कहें, FI की कहें, या इंटरमीडियरीज की, जिसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी, कि उन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करना है ट्रांजैक्शंस का। तो सेक्शन 12 ये कहता है कि नो डाउट हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियल ओनर, साथ में साथ अकाउंट्स फाइल्स एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू द क्लाइंट्स। इसके साथ जो हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं वो हमें मेंटेन करने होते हैं 5 साल तक। ये जब बिजनेस रिलेशनशिप क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, या जिस दिन अकाउंट क्लोज हो जाए, विच एवर इज लेटर। तो जब हमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, हमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होता है, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, करेंसी, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड नंबर 5 पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन, ये रिकॉर्ड करना होता है। तो यहां तो सिर्फ क्वेश्चन में लिखा था कि आपने आइडेंटिटी क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर की बस वही रिकॉर्ड किया है, तो हम कहेंगे कि भैया यहां आपकी तरफ से ऑब्लिगेशन आपने पूरी तरह से फुलफिल नहीं करी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फेमा के ऊपर है। कहता है एम्ब्रॉनिक क्लब इन चेन्नई 2019 में बना। क्लब वॉज मेंट टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द एस्पायरिंग इंजीनियर्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। कहता है आफ्टर 3 years ऑफ फंक्शनिंग क्लब हो गया नॉन ऑपरेशनल। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और खरीद लिया ये क्लब रिवाइवल के लिए 2023 में। टू रीस्टार्ट द ट्रेनिंग एक्टिविटी क्लब ने क्या किया, एक्सपोर्ट किए हैं 2 एयरक्राफ्ट इंजन एंड स्पेयर पार्ट्स फॉर अब्रॉड एंड गेटिंग बैक टू इंडिया विद इन 7 months फॉर फंक्शनिंग ऑफ द क्लब एक्टिविटीज एट अर्लीस्ट। मतलब आपने एक्सपोर्ट किए हैं ये एयरक्राफ्ट वगैरह बाहर,
ठीक वगैरह करवाने के लिए, जिसे आप 7 महीने में इंडिया में ले आएंगे। क्लब के पास एक इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट भी है जो उन्होंने लीज बेसिस पे लिया था, ये भी री एक्सपोर्ट कर दिया गया है, लेकिन परमानेंटली, क्योंकि लीज एग्रीमेंट कैंसिल हो गया है एंड ऑब्टेनिंग द जो भी अप्रूवल्स हैं गवर्नमेंट की एजेंसी से। लेकिन क्लब ने, ये है यहाँ पे डिफॉल्ट, क्लब फेल टू फर्निश डिक्लेरेशन टू द आरबीआई एंड अदर अथॉरिटीज विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोर्ट। तो अब पूछा गया फेमा एक्ट के द्वारा बताइए क्या क्लब ने कॉन्ट्रावेंशन किया है नहीं। देखिए, हम एक्सपोर्ट रेगुलेशंस में ये पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान के बाहर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिना डिक्लेरेशन के। कंडीशन ये है कि बाहर आपने एयरक्राफ्ट इंजन या स्पेयर पार्ट भेजे हैं ठीक करवाने के लिए, कि बाद में आप रीइम्पोर्ट कर लोगे इंडिया में, लेकिन उसका टाइम पीरियड है 6 महीने, जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या था, वो था 7 महीने। तो इसलिए हम कहेंगे ये कॉन्ट्रावेंशन हुआ। नंबर 2, अगर आप री एक्सपोर्ट कर देते हैं लीज्ड एयरक्राफ्ट वगैरह, क्योंकि लीज एग्रीमेंट वगैरह कैंसिल हो गया बिटवीन लेसर एंड लेसी, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसलिए यहां पे ये आपका कॉन्ट्रावेंशन है। अगला प्रश्न फेमा में जो नई हमारी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं उसके ऊपर आया है। कहते बताइए क्या लीगल पोजीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्टेनिंग बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स इनहेरिटेड with such bonus shares to be transferred to a person resident in India where a person resident in India has acquired equity capital of a foreign entity। तो देखिए, अगर आपने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किया है, रेगुलेशन 6 कहती है कि उसके साथ आपको कुछ राइट्स मिलते हैं कि आप बोनस शेयर्स अगर ग्रांट करते हैं तो आप ले सकते हैं, राइट शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या राइट शेयर्स से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, रिनंसिएशन कर सकते हैं। तो इसलिए ये राइट्स आपको यहां पे मिलते हैं। नेक्स्ट एफसीआरए के ऊपर प्रश्न है। मिस्टर रोहित एक रिश्तेदार है मिस्टर सुमन के, जो कि फ्रांस में रहते हैं, और उन्होंने उसे 2 लाख रुपए भेजे हैं किसी रिलीजियस प्रोग्राम के लिए। कहता बताइए क्या ये फॉरेन रेमिटेंस फ्रॉम अ रिलेटिव को हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानेंगे। तो देखिए, हम बेसिकली पढ़ के आते हैं, प्रोहिबिशन लगी होती है सेक्शन 3 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन पे, लेकिन हम सेक्शन 4E में पढ़ते हैं कि आपको एग्जम्पशन मिलती है अगर आपने ये पैसा किससे लिया, फ्रॉम रिलेटिव्स लिया है, तो इसलिए हम इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। द आंसर इज नो। लेकिन रूल नंबर 6 यहां क्या कहता है कि अगर पैसा लिया है 10 लाख से ज्यादा, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 3 महीने के अंदर FC1 फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में अमाउंट था कितना, 2 लाख रुपए, तो हमें ये फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। इसी का सेकंड पार्ट है, क्या कैपिटल एसेट जो खरीदा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बी एक्वायर्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर राम, एक ऑफिस बेरर है बुक्स के, एक एसोसिएशन के, तो क्या किसी मेंबर ऑफिस बेरर के नाम पे हम कैपिटल एसेट ले सकते हैं। द आंसर इज नो। द रीजन इज सिंपल, बिकॉज जो भी आपकी एसोसिएशन है ये क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, आप उसी के नाम पे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन सेबी। कहता है मेसर्स शिवराम इन्वेस्टर्स एक रजिस्टर्ड ब्रोकरेज फर्म है, शेयर मार्केट में डील कर रही है, इसके क्लाइंट है। उनका कहना ये है कि फर्म ने उन्हें शेयर्स वगैरह डिलीवर नहीं किए, इसलिए उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल करी है। फर्म को पेनल्टी लगाई गई है बाय वे ऑफ एडजुडिकेशन बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय सेबी। फर्म ने एक केस फाइल किया है सिविल कोर्ट के पास चैलेंजिंग सच ऑर्डर। तो एग्जामिन द रेलिवेंट पेनल्टी प्रोविजंस अट्रैक्टेड फॉर फेलियर बाय मेसर शिवराम, जो उन्होंने सिक्योरिटीज डिलीवर नहीं करी एंड जो उन्होंने सिविल कोर्ट कर दिया। देखिए 15B के अंदर हम पढ़ते हैं, सेक्शन 15F के अंदर हम पढ़ते हैं, उसकी क्लॉज B के अंदर हम देखते हैं कि अगर आप रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर हैं, अगर आप फेल करते हैं टू डिलीवर द सिक्योरिटीज या मेक पेमेंट, तो पेनल्टी लगती है। मिनिमम लोअर लिमिट 1 लाख है, प्लस 1 लाख रुपए डेली के करते हुए मैक्सिमम आपके ऊपर लग सकता है 1 करोड़ तक। 15T में हम पढ़ते हैं कि अगर सेबी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के खिलाफ आपको निर्णय नहीं अच्छा लगा, आप अपील कर सकते हैं सैट में, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल में। लेकिन 15Y क्लियरली कहता है कोई सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। सो इसलिए फर्म का सिविल कोर्ट केस कर देना, उसका कोई जुरिस्डिक्शन एज सच नहीं आता, इसलिए वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। अगला क्वेश्चन भी सेबी एक्ट पे ही है। कहता है कि इंटरमीडिएरी एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट है, उसने वायलेशंस किए सेबी एक्ट के। बोर्ड ने रीजनेबल ग्राउंड पे डायरेक्ट किया है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को कि आप इन्वेस्टिगेट करें मैटर एंड रिपोर्ट करें। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने इंटरमीडिएरी को कहा आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड वगैरह पेश करें। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने उनको क्या कर लिया, इंपाउंड कर लिया
ऑन द ग्राउंड कि ये मे बी डिस्टॉर्ट, जो कि उनकी पावर होती है इंपाउंड करने की, लेकिन 6 महीने हो गए हैं फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए आप रख सकते हैं टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद नहीं रख सकते, आपको वापस करने होते हैं। यहाँ तो आप 6 महीने तक रख के बैठे, उसके बाद भी इंटरमीडिएरी ने वापस मांगे। अब आपसे पूछा गया गिवन सिचुएशन में डिटरमिन द वैलिडिटी ऑफ डिमांड ऑफ इंटरमीडिएरी टू रिटर्न द इंपाउंडेड डॉक्यूमेंट्स। 11C के अंदर हम ये पढ़ के आते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की ये पावर होती है कि उन्हें लगता है अगर बुक्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो सकती हैं तो वो अपने पास रख सकते हैं, लेकिन वो कब तक रख सकते हैं? टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और जब ये बुक्स वगैरह आपने क्या करनी होती हैं, सीज जो करनी होती हैं कि आपको लगता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है टू द मैजिस्ट्रेट और जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट इन मुंबई, जो भी स्पेसिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसलिए यहां पे ये रखना 6 महीने के बाद तक ये वैलिड नहीं है, इसलिए इंटरमीडिएरी की डिमांड जो है वो राइट है एंड वैलिड है। आईबीसी के ऊपर प्रश्न कहता है अंडर सीआईआरपी प्रोसेस ये सजेस्ट किया गया कि रिप्लेस किया जाए आरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। सो सीओसी ने अपनी मीटिंग में डिसाइड किया आरपी 1 को हम आरपी 2 से चेंज कर देंगे और 100% वोटिंग शेयर के साथ, जबकि रिक्वायरमेंट क्या होती है 66% होती है, जो कि हम सेक्शन 27 के अंदर पढ़ के आते हैं। एनसीएलटी ने अलाउ कर दिया एप्लीकेशन फाइल्ड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स फॉर द रिप्लेसमेंट। आरपी1 कंटेंडेड कि एनसीएलटी ने का ऑर्डर जो है इनवैलिड है, क्योंकि एनसीएलटी ने उसे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी, इसलिए वॉल्यूशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखिए ऐसा हम नहीं कुछ पढ़ते हैं कि आरपी को यहाँ पे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि हमारी सिंपल रिक्वायरमेंट सेक्शन 27 में ही है 66% वोटिंग शेयर के साथ आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। सीओसी अपना डिसीजन ये फॉरवर्ड करेगी जो आरपी आपने चेंज किया किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी को, और एनसीएलटी आगे क्या करेगी, इसे फॉरवर्ड करेगी बोर्ड को या कह लीजिए अबीबी को। तो 3 टायर सिस्टम है, सीओसी डिसीजन लेगी 66% से, फिर एनसीएलटी को, एनसीएलटी से कहां बोर्ड को जाएगा। इसलिए यहां पे हम कहेंगे यहां पे कोई कंप्लायंस में कोई प्रॉब्लम वाली बात सच नहीं है। अगला अगेन आईबीसी के ऊपर प्रश्न, कॉर्पोरेट डेटर जो कि एक स्मॉल एंटरप्राइज है तो स्वाभाविक है पीपीआईआरपी लगेगा। यहाँ पे 60 लाख रुपए क्रेडिटर को देने हैं। कॉर्पोरेट डेटर इस पोजीशन में नहीं था टू रिकवर मनी जो उसने टाइम टू टाइम आगे दिया है अपने डेटर को, सो उसने डिफॉल्ट कर दिया क्रेडिटर की पेमेंट में। कॉर्पोरेट डेटर ने डिसाइड किया कि वो पीपीआईआरपी में जाएंगे, और फाइनेंशियल क्रेडिटर जो डेटर के हैं नॉट बीइंग रिलेटेड पार्टीज जो कि 66% इन वैल्यू जो कि रिक्वायरमेंट भी है, उन्होंने प्रपोज किया मिस्टर पी का नाम एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ठीक है जी, तो अब आपसे पूछा क्या गया है, वेदर द एक्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर प्रपोजिंग द नेम ऑफ मिस्टर पी इज वैलिड और नॉट। बिल्कुल सही है, क्योंकि 54A के अंदर हम यही चीज पढ़ते हैं कि आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, और इसके लिए जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कितने हो 66% इन वैल्यू प्रपोज कर सकते हैं, तो इसलिए डिसीजन क्या रहेगा, ये वैलिड रहेगा। तो इसके साथ यहाँ पे प्रश्न समाप्त होते हैं हमारे इकोनॉमिक लॉज के। होप सो इससे आपको कुछ यूटिलिटी मिली होगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।